बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सबसे पहले मिले। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम लेसन 9, कंडक्टिंग अ सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू। कि सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू आपने कैसे कंडक्ट करना है। डिफाइन एंड रिफाइन अ टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो हाइपोथेसिस जो हम पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आपका हाइपोथेसिस शुड बी एम्पल क्लियर। क्लियरली डिफाइंड हाइपोथेसिस होना चाहिए जिसमें आपके वेरिएबल्स क्लैरिफाइड हों। फिर आप उसकी बेसिस पर लिटरेचर को सर्च करेंगे। जब आप लिटरेचर सर्च करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स आ जाएगी रेलेवेंट टू द वेरिएबल व्हिच यू हैव मेंशन्ड इन योर हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर डिफाइन एंड रिफाइन अ टॉपिक। You should begin a literature review with a clearly defined, well-focused research question and a plan. A good review topic should be as focused as a research question. तो आपका टॉपिक शुड बी फोकस्ड होना चाहिए और जैसे कि एक रिसर्च क्वेश्चन होता है। जब आपके पास एक क्वेश्चन होगा तभी तो आप उस पर लिटरेचर सर्च करेंगे। अगर आपके पास कोई आपके माइंड में कोई प्लान नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है, तो आप कैसे लिटरेचर सर्च कर सकते हैं? यानी कि प्रीवियस रिसर्चेस को आप रीड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्राइम, अगर हम क्राइम का वेरिएबल लेते हैं, अब क्राइम सिर्फ एक टाइप का तो नहीं होता, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्राइम्स हैं। इकोनॉमिकल क्राइम, फाइनेंशियल क्राइम एंड सो ऑन अदर, सेक्सुअल क्राइम हो सकता है। तो इस तरह के नंबर ऑफ क्राइम्स हैं। अगर आप इसको स्पेसिफाई कर लेंगे कि आप कौन से वाले क्राइम की बात कर रहे हैं, या क्राइम रेट्स की बात कर रहे हैं, या फिर क्राइम की एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, आप अपने टॉपिक को नैरो डाउन करेंगे तो आपको लिटरेचर सर्च करना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप फोकस्ड होंगे ऑन वन point rather than on a number of points. Then design a search. The researcher needs to decide on the type of review, its extensiveness and the types of material to include. अब जो type of review है उसकी basis पर researcher decide करता है उसका design of research क्या होगा. The key is to be careful, सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड। आपके ये तीनों चीजें जरूर फुलफिल होनी चाहिए। यू शुड बी केयरफुल, सिस्टमैटिक होना चाहिए लिटरेचर रिव्यू, और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होना चाहिए। सेट पैरामीटर्स ऑन योर सर्च। अब आपने जो लिटरेचर सर्च करना है, आपने उसके लिए पैरामीटर सेट करने हैं। किस तरह के? हाउ मच टाइम यू विल डिवोट टू इट। आपने कितना टाइम लगाना है उस रिसर्च पर, मतलब ये कि आपने कितने दिन उस पर सर्च आउट करना है और रीड आउट करना है लिटरेचर। फिर हाउ फार बैक इन टाइम यू विल लुक, कि आपने कितना प्रीवियस डाटा सर्च आउट करना है, यानी कि रिसेंट 5 आर्टिकल्स के रिसेंट 5 ईयर्स के आर्टिकल्स आपने सर्च आउट करने हैं, या आप 10 साल का डाटा लेंगे, 10 साल के रिसर्चेस से आप स्टार्ट करेंगे। आपने ये टाइम गैप जो उसकी टाइम गैप है वो ज़रूर डिफाइन करना है कि आपको किस ईयर से ऑनवर्ड रिसर्च करना है। जिस तरह हर जर्नल की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल एक जर्नल है, वो कहता है कि रिसेंट 5 ईयर्स से पुराने आर्टिकल्स के रेफरेंस मेंशन ना हो। तो रिसेंट 5 ईयर्स में से होने चाहिए रेफरेंसेस, तो इसलिए आपने वो फिर जो ईयर है वो ज़रूर स्पेसिफाई करना होता है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसर्च रिपोर्ट्स यू विल एग्जामिन, मैक्सिमम कितने रिसर्च आप रिपोर्ट्स एग्जामिन करेंगे, कितनी लाइब्रेरीज आप विजिट करेंगे एंड सो फोर्थ। इस तरह के आपने पैरामीटर सेट करने होते हैं ऑलरेडी। देन योर लिटरेचर सर्च विल बी ऑन टाइम एंड इफेक्टिव। देन लोकेट रिसर्च रिपोर्ट्स। रिसर्च रिपोर्ट्स आप लोकेट, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया था कि आप रिसर्च रिपोर्ट्स या रिसर्च या लिटरेचर सर्च कैसे कर सकते हैं। आर्टिकल्स और वन बाय वन हमने वो 5-6 पॉइंट्स पढ़े थे, अब वो पॉइंट्स यहाँ पर एक्सप्लेन किए हुए हैं। आर्टिकल इन स्कॉलरली जर्नल्स, के स्कॉलरली जर्नल्स में जो जर्नल के अंदर आर्टिकल्स हैं, आप उससे रिसर्च रिपोर्ट लोकेट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। और ज्यादातर इसमें सोशल और बिहेवियरल रिसर्च मेंशन होती है जो स्कॉलरली जर्नल्स होते हैं उसमें। Many academic fields have abstracts और indexes for the scholarly literature। अब कुछ आप अगर गूगल सर्च करते हैं, मैं आपको यहाँ पर गूगल सर्च करके भी बता देती हूँ आप किस तरह से करेंगे। अब ये आपके पास एक सिंपल गूगल है, आपने क्या करना है, यहाँ पर टॉप पर लिखना है गूगल स्कॉलर। इट इज वन ऑफ द टाइप ऑफ सर्च इंजन। मैंने गूगल स्कॉलर लिखा, और ये बिल्कुल जैसे गूगल का ये जो बार होती है, सर्च बार इस तरह से आ जाता है। दिस इज द गूगल स्कॉलर, इट इज अ सर्च इंजन। आप इसमें आर्टिकल्स को सर्च कर सकते हैं। अब सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इफेक्ट ऑफ हेल्दी डाइट। ये देखें, हेल्दी डाइट से रिलेटेड ये तमाम आर्टिकल्स आ गए हैं हमारे पास, और इसके नीचे ये इन ऑथर्स के नेम्स लिखे हुए हैं। एक और चीज मैं यहीं पर आपको क्लियर कर देती हूँ, जो भी आप इसी चैप्टर में नेक्स्ट भी पढ़ेंगे।
रेफरेंस रेफरेंस जब आपने पिक करना होता है, तो आप ये जो डबल कोमा मेंशन है यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आपके पास रेफरेंस मेंशन है। ये डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, शिकागो, हार्वर्ड एंड वैंकूवर स्टाइल। हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि किस स्टाइल पे आपके रेफरेंस होने चाहिए। तो ये ऑथर्स के नेम्स लिखे हुए हैं। ऑथर्स नेम के बाद ये देखें, इसका टॉपिक है हेल्थ इम्पैक्ट प्रेवलेंस कोरिलेट्स एंड इंटरवेंशन, देन साइकोलॉजी एंड हेल्थ इज़ अ जर्नल नेम, ये जर्नल का नाम है साइकोलॉजी एंड हेल्थ। 2017 में पब्लिश हुआ, ये इसकी डेट है 3 और 32 इसका वो है पेज सॉरी इश्यू है, और 8 इसका वॉल्यूम है। 907 से लेकर 941, ये जो 41 907 से लेकर आके 941, इसको ऐसे रेंज में लिखा जाता है। ये पेज नंबर है उस जर्नल का जिस पर ये वाला आर्टिकल पब्लिश हुआ हुआ है। तो इस तरह से आप आर्टिकल्स को सर्च आउट कर सकते हैं, अपना लिटरेचर सर्च कर सकते हैं। ये गूगल स्कॉलर एक सर्च इंजन है, इसके अलावा पबमेड भी होता है, स्कूपस होता है। ये तमाम सर्च इंजन है जो आपको लिटरेचर सर्च में हेल्प आउट करते हैं। नाउ बैक टू योर टॉपिक। तो अब जो आर्टिकल होता है, उसमें कुछ आर्टिकल ऐसे होते हैं जो ओपन एक्सेस होते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन और मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, फाइंडिंग्स, कंक्लूजन, डिस्कशन सब कुछ मेंशन होता है। ओपन एक्सेस होता है, आपको नेट पर मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं उनका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेंशन होता है, बाकी आर्टिकल के लिए वो कहते हैं आपको पे करें और फिर आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। वैसे कुछ पेड होते हैं, कुछ अनपेड होते हैं। और जब आपने सर्च आउट करना होता है आर्टिकल, आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं। जैसे अभी मैंने सिंपल इफेक्ट ऑफ हेल्दी डाइट मेंशन किया था, अब इससे रिलेवेंट इतने ढेर आर्टिकल्स आ गए हैं। आप इसमें से जब आप आर्टिकल सर्च आउट करेंगे तो हेल्दी डाइट से रिलेटेड आपके पास बहुत से वेरिएबल आपके पास आ सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल्स। और कीवर्ड जो है, सपोज़ अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने अगर मैं डायरेक्ट हेल्दी डाइट लिखती तो हेल्दी डाइट पर भी हेल्दी डाइट एक कीवर्ड हुआ। तो इस पर भी ढेरों आर्टिकल्स आ जाएँगे, ठीक है? इसी तरह से मैं हेल्थ पर करूँ या फिर कोई डिज़ीज़ का नाम लिख दूँगी तो वो एक कीवर्ड कहलाएगा। इससे हम सर्च आउट करते हैं। देन स्कॉलरली बुक्स होती हैं, बुक्स के अंदर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं लिटरेचर सर्च। डिसर्टेशन होती हैं, थीसिस जो होती हैं, और जब पब्लिकेशन कॉल्ड डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल लिस्ट मोस्ट डिसर्टेशन। अब ये जो डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल है, ये एक बिग हम यूँ कह सकते हैं एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर लॉट ऑफ डिसर्टेशंस पब्लिश हुए होते हैं। देन गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में सेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज़ होती हैं जिसमें गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स मेंशन होते हैं, लिस्ट में दी होती है। पॉलिसी रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेड पेपर, ये बात याद रखनी है कि पॉलिसी रिपोर्ट्स और जो प्रेजेंटेड पेपर्स होते हैं, ये सबसे मुश्किल काम होता है ढूँढना। इसका लिटरेचर सच मुश्किल होता है। द मोस्ट डिफिकल्ट सोर्स टू लोकेट आर पॉलिसी रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेड पेपर, ये एमसीक्यू के लिए भी आप रेडी आ सकते हैं एमसीक्यू में। एंड देन व्हाट टू रिकॉर्ड। जब आपने लिटरेचर सर्च किया तो आपने रिकॉर्ड क्या करना है? अब आप लिटरेचर सारा सर्च आउट कर रहे हैं, जैसे भी मैंने बताया था कि आप जो उसका रेफ़रेंस है वो लिख लेते हैं। ये डबल कोमा को क्लिक किया और इसके रेफ़रेंस आ गया। ये रेफ़रेंस आपका यहाँ से कॉपी करके वर्ड में पेस्ट करके आप अपने पास सेव कर सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम जस्ट ये रेफ़रेंस कॉपी करेंगे और गूगल सर्च करेंगे, आपके पास पूरा आर्टिकल डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। तो ये रिकॉर्ड के लिए है कि आफ्टर यू लोकेट अ सोर्स यू शुड राइट डाउन ऑल द डिटेल्स ऑफ द रेफरेंस, फुल नेम्स ऑफ ऑथर्स, टाइटल्स, वॉल्यूम, इश्यू, पेजेस। तो आप ये जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे रेफरेंस को और आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा उस आर्टिकल का। देन राइट अ रिव्यू। रिव्यू को अगर आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है, अ लिटरेचर रिव्यू रिक्वायर्स प्लानिंग एंड गुड क्लियर राइटिंग व्हिच रिक्वायर्स लॉट ऑफ रीराइटिंग। आपने रिफ्रेश करना होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा गूगल से, आपने उसको रिफ्रेश करना होता है, अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करना होता है। कीप योर पर्पसेस इन माइंड व्हेन यू राइट एंड कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। जब आपने लिटरेचर रिव्यू लिखना है तो आपका जो पर्पस है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। अब स्केप्टिसिज्म इज द नॉर्म ऑफ साइंस। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है शक व शुबहत वगैरह, शक होना। ये तो हर किसी के माइंड में होता ही होता है कि लिटरेचर सर्च कर रहा हूँ ठीक है या नहीं है। इसलिए आपको इटसेल्फ भी कॉन्फिडेंट होना चाहिए और कॉमन सेंस यूज़ करके लिटरेचर सर्च आउट करना होता है और लिखना होता है। अब क्रिटिकली रीडिंग रिसर्च रिपोर्ट्स रिक्वायर स्किल्स एंड टाइम टेकन। अब क्रिटिकल अगर रीडिंग आप करना चाहते हैं, इसके लिए स्किल्स और टाइम टेकिंग एक्टिविटी होती है, स्किल चाहिए होती है, प्रैक्टिस चाहिए होती है। व्हेन रीडिंग एन आर्टिकल रीड केयरफुल। जब भी आप आर्टिकल रीड करेंगे, आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि इंट्रोडक्शन और टाइटल मैच अप करते हों, जो ऑब्जेक्टिव है वो टाइटल से मीट अप करता हो। ऐसा ना हो कि टाइटल कुछ और कह रहा है, ऑब्जेक्टिव आपका कुछ और कह रहा है। सिमिलरली एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन या रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स जो होती हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन वो मैच अप करती हों, वो बिल्कुल ठीक हो। ऐसा ना हो रिजल्ट्स कुछ और आ रहे हैं, आप इंटरप्रेट कुछ और कर रहे हैं, आप उसकी बेसिस पे कंक्लूड कुछ और कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। द मोस्ट क्रिटिकल एरिया ऑफ एन आर्टिकल टू रीड आर द मेथड्स एंड रिजल्ट सेक्शन। सबसे क्रिटिकल एरिया क्या होता है किसी भी आर्टिकल को अगर आप रीड कर रहे हैं ना प्रीवियस रिसर्च को,
तो उसका सबसे क्रिटिकल पार्ट होता है मेथड और रिजल्ट सेक्शन को रीड आउट करना, क्योंकि वो थोड़ा-सा मैथमेटिकल इन फॉर्म भी होता है, तो थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्ट होता है। देन व्हाट डज़ अ गुड रिव्यू लुक लाइक? एक अच्छा रिव्यू किस तरह का होता है? अच्छा रिव्यू कैसा होता है? इसमें 3 पॉइंट्स आपने माइंड में रखने हैं कि ऑथर शुड कम्युनिकेट अ रिव्यूज़ पर्पस टू द रीडर बाय इट्स ऑर्गनाइजेशन, कि ऑथर ने अपने जो लिटरेचर वो लिखेगा, ऑथर ने जो अपना सर्च आउट करके रिफ्रेश करके लिख रहा है, उसमें उसका जो पर्पस है वो क्लैरिफाइड होना चाहिए। देन द राइट वे टू राइट अ रिव्यू इज़ टू ऑर्गनाइज़ कॉमन फाइंडिंग्स और आर्गुमेंट्स टुगेदर, कि जो कॉमन फाइंडिंग्स है और जो आर्गुमेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लिखना है, एक सीक्वेंस से आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंटीन्यूअस फॉर्म में नहीं आ रहा, बल्कि आप एक कहानी स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरी कहानी कोई नई सिरे से स्टार्ट होगी है, ऐसा नहीं, बल्कि जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है उससे नेक्स्ट पैराग्राफ लिंक करता हो। और वेल एक्सेप्टेड अप्रोच क्या होती है, इज़ टू एड्रेस द मोस्ट इंपोर्टेंट आइडियाज़, दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। टू लॉजिकली लिंक स्टेटमेंट्स और फाइंडिंग, जैसे भी मैंने कहा एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से लिंक करता हो, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में होना चाहिए, और फिर उसे नेक्स्ट पैराग्राफ प्रीवियस से लिंक करता हो, तो एक स्मूथ फ्लो के साथ, कॉन्टिन्यूअस फ्लो के साथ आपका लिटरेचर राइट अप होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर पैराग्राफ इंडिपेंडेंट है और वो अपना अलग से मीनिंग दे रहा है। राइटिंग प्रोसेस जब आपने करना है, एक और चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि आपकी ऑडियंस है दैट शुड बी एम्पल क्लियर। आप जब राइट अप कर रहे हैं, आपको ये पता हो कि जो आपका रिसर्च वर्क है, जो आपका आर्टिकल है, जो आप लिख रहे हैं, उसको बेसिकली पढ़ेगा कौन? अगर कोई आप मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इट मीन्स कि मेडिकल प्रोफेशनल्स उसको रीड आउट करेंगे। अगर आप कोई जर्नल डिज़ीज़ वगैरह की बात करें या जनरल पब्लिक में कुछ ना कुछ रिसर्च वर्क किया है, तो जनरल पब्लिक उसको रीड करेगी। तो आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि रीड कौन करेगा ऑडियंस, तो आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना लिटरेचर लिखना है। देन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है? इट इज़ अ कांसेप्चुअल मॉडल, कि आपने जो लिटरेचर सर्च किया उससे आपके पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल्स। अब उन वेरिएबल्स के दरमियान में आपको लिटरेचर सर्च से पता चलता है कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है। उसकी बेसिस पर आप अपना एक थ्योरेटिकल या रिसर्च फ्रेमवर्क डिज़ाइन करते हैं। ये एक स्कीमेटिक डायग्राम होती है, अभी मैं आपको शो भी कर देती हूँ। तो a theoretical framework is a conceptual model of how one theorizes or makes logical sense of the relationship among several factors that have been identified as important to the problem under study. ये अगेन सेकंड इसकी डेफिनेशन क्या है? द theoretical framework discusses the interrelationships among variables that are considered to be integral to the dynamics of the situation being studied. आप जो स्टडी कर रहे हैं जिस सिचुएशन को, उसकी बेसिस पर जो आपके पास वेरिएबल है, उनके दरमियान में जो इंटर है, वो theoretical framework बता रहा होता है। इनमें रिलेशनशिप क्या है? डेवलपिंग सच अ conceptual framework helps us। अब थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का फ़ायदा क्या होता है? इससे इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? इस conceptual फ्रेमवर्क से आप पोस्टुलेट कर सकते हैं हाइपोथेसिस एंड टेस्ट सर्टेन रिलेशनशिप। उसी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क से आपको हाइपोथेसिस जनरेट करने में आसानी होती है। कि आपने जो पहले हाइपोथेसिस की स्टेटमेंट दे दी थी, आपने उसमें लिटरेचर सर्च किया, लेकिन अब आपको लिटरेचर से क्लैरिफाई हो गया कि अब आपका हाइपोथेसिस कैसे होना चाहिए। तो आप पहले थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाएँगे, उससे फिर आप अपना हाइपोथेसिस क्लियर करके लिखेंगे, जिसे हम कहते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। एंड thus improve our understanding of the dynamics of the situation। सेकंड क्या है? थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स टेस्टेबल हाइपोथेसिस आप डेवलप कर सकते हैं टू एग्जामिन वेदर थ्योरी फॉर्मुलेटेड इज वैलिड और नॉट। देन मूविंग टूवर्ड्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर सर्वे एंड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब ये बात आपने याद रखनी कि इन दोनों में बहुत रिलेशनशिप है, लिटरेचर सर्वे और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। जैसे भी मैंने कहा, आपने लिटरेचर सर्च किया, उससे आपके पास वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब आप उसकी बेसिस पर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिजाइन करते हैं, स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। लिटरेचर सर्वे क्या करता है? हेल्प करता है रेलेवेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने में, जबकि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या करता है? रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स बताता है, उसको एक्सप्लेन और थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है नेचर और डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप को। बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो लिटरेचर सर्वे है वो एक बेसिस प्रोवाइड करता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के लिए, और जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है उसकी बेसिस पर आप हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं। Theoretical framework, here is another definition. Theoretical framework offers the conceptual foundation for constructing the edifice of research that is to taken in hand. अब स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या है? इट एलैबोरेट्स द रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल। सबसे पहले तो आप ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दे दें, मैंने एक ये एग्जांपल जस्ट दिया है कि जॉब कमिटमेंट, जैसी जॉब कमिटमेंट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जॉब सैटिस्फैक्शन डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड देन इट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू दिस लेवल ऑफ ये ई लिखना था, आई एम सॉरी, लेवल ऑफ एफिशिएंसी। अब जॉब कमिटमेंट का जॉब सैटिस्फैक्शन के साथ रिलेशन है, जॉब सैटिस्फैक्शन की वजह से लेवल ऑफ एफिशिएंसी इंक्रीज होगी।
तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंटरवीनिंग वेरिएबल और ये एंड पर डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया और ये ओएस इज द ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। अब जॉब कमिटमेंट और जॉब सेटिस्फेक्शन के दरमियान में ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल बिहेव करे। मॉडरेटिंग वेरिएबल को हमेशा ऊपर से या नीचे से ऐसे एरो बनाकर शो करते हैं। जो इंटरवीनिंग वेरिएबल है वो इन बिटवीन द आईवी एंड डीवी आता है। तो अब जॉब कमिटमेंट ज़्यादा होगी, जॉब सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी और अगर जॉब कमिटमेंट के साथ-साथ ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट भी होगी, तो फिर जॉब सैटिस्फैक्शन फर्दर इंक्रीज़ होगी। इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट की वजह से जॉब कमिटमेंट, जॉब सैटिस्फैक्शन का रिलेशनशिप फर्दर स्ट्रॉन्ग हो रहा है और जब जॉब सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी, तो लेवल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी। दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जिसमें वेरिएबल्स मेंशन होते हैं। अब इनके डायरेक्शन पता चल रही है और इनका रोल पता चल रहा है, मॉडरेटिंग रोल है, मीडिएटिंग रोल है। सो स्पेसिफिकली थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या कहता है? इट इलैबोरेट्स द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप को इलैबोरेट कर रहा है जैसे भी मैंने यहाँ पर रिलेशनशिप बताया है। लॉजिक लॉजिक देता है अंडरलाइंग दिस रिलेशनशिप और नेचर और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहा होता है। रिलेशन डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? अब यहाँ पर इन दोनों का जॉब सेटिस्फेक्शन और जॉब कमिटमेंट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है कि जॉब कमिटमेंट से जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होती है। मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूँ, ये डायरेक्शन बता रहा है कि इन दोनों में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पर प्लस का निशान लगा रही हूँ तो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट का इसमें एडिटिव रोल है। जॉब सेटिस्फेक्शन का लेवल ऑफ एफिशिएंसी का पॉजिटिव रोल है। अगर मैं लेवल ऑफ एफिशिएंसी की जगह एब्सेंटिज्म होता तो यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप आता। अगर मैं यहाँ से एक और बनाना चाहूँ एक और यहाँ पर 2 भी तो डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। तो मैं यहाँ पर एब्सेंटिज़्म का वेरिएबल लगा देती हूँ अगर। अगर जॉब सैटिस्फैक्शन ज़्यादा होगी तो लोग एब्सेंट एम्प्लॉइज़ एब्सेंट कम से कम होंगे। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप आ गया और अगर एब्सेंट कम होंगे तो उनकी जो अटेंडेंस इंक्रीज़ होगी, उनकी जॉब परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी। ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की एग्जांपल आ गई। इन द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, अब लिटरेचर रिव्यू से आप नंबर ऑफ थियरीज़ रीड आउट करते हैं जिनसे आपके पास वेरिएबल फॉर अडॉप्शन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर स्टडी अंडर कंसिडरेशन और आप उस लिटरेचर रिव्यू से 2-3 थ्योरीज भी कंबाइन करके अपना लिए मेंशन कर सकते हैं, अपने लिए राइट अप कर सकते हैं। और इन द एब्सेंस ऑफ एनी रेडीमेड कॉन्सेप्ट, अगर ऑलरेडी कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क नहीं मेंशन, मतलब ये कि आपने वेरिएबल अगर कलेक्ट किया और आपके पास कोई ऐसा लिटरेचर में कोई थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क नहीं मिला जिसको आप मॉडिफाई करके अपना बना सकते हैं, तो आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं और लेकिन आपको इसके लिए लॉजिकल आर्गुमेंट्स होना आपके पास लाज़मी है कि आप किस बेसिस पर वो रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने एक और थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क सिंपल सा बनाया है कि फास्ट फूड का ओबेसिटी पर क्या रिलेशनशिप है। फास्ट फूड अफेक्ट्स ओबेसिटी, फास्ट फूड कॉजेज़ ओबेसिटी। अब इसमें एक्सरसाइज का मॉडरेटिंग रोल मैंने बताया है। फास्ट फूड का ओबेसिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन अगर एक्सरसाइज ज़्यादा होगी तो ये जो फास्ट फूड है एक्सरसाइज आप अगर हेल्थी एक्सरसाइज करते हैं तो फास्ट फूड और ओबेसिटी का रिलेशनशिप वीक होगा इस एक्सरसाइज वेरिएबल की वजह से। तो यहाँ पर इस एक्सरसाइज का नेगेटिव रोल आ रहा है, फास्ट फूड और ओबेसिटी का पॉजिटिव आपस में रिलेशनशिप है। अब बेशक रिसर्चर को प्रीवियस रेडीमेड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क यूज़ कर रहा है या अपना जनरेट कर रहा है, उसे कंपोनेंट्स ऑफ उसे कुछ फीचर्स का ख्याल रखना होता है। वो क्या है फीचर्स? वो फीचर्स कहलाते हैं कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब वो कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्या हैं? ये 6 कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं। गुड थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइज एंड लेबल्स द इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स इन द सिचुएशन। एक अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क वेरिएबल्स को बता रहा होता है। ये वेरिएबल जैसे मैंने मेंशन किए हैं, उसमें वेरिएबल मेंशन होते हैं, उनके दरमियान में रिलेशनशिप और नेचर और डायरेक्शन बता रहा होता है अच्छा थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। देन द नंबर 1 मेक एन इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाने के लिए कौन-कौन से कंपोनेंट्स हैं? नंबर 1 कि आपने इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल्स इकट्ठे करने हैं। जैसे मैंने कहा लिटरेचर सर्च करके आपके पास बहुत से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाते हैं। आपके पास एक कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स आ गया जिसे हम कह रहे हैं इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल्स। उसके बाद आप क्या करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप डिटरमाइन करते हैं कि किस वेरिएबल का किस पर इफेक्ट होगा, फिर उसका फर्दर आगे किस पर इफेक्ट होगा एंड सो ऑन। देन जब आपको ये डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप पता चल गई, फिर आप एक क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई वी शुड एक्सपेक्ट द प्रपोज्ड रिलेशनशिप, आप एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हम ऐसे ये प्रपोज्ड रिलेशनशिप क्यों डेवलप कर रहे हैं। देन मेक एन इन्वेंटरी ऑफ प्रोपोज़िशन, फिर आप उसकी बेसिस पर एक स्टेटमेंट्स देना शुरू कर देते हैं और फिर उन स्टेटमेंट्स को आप अरेंज करते हैं। अरेंज द प्रोपोज़िशन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, वो जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली हाइपोथेसिस बेसिकली आप जनरेट कर रहे होते हैं। और अगर कलेक्शन ऑफ प्रोपोज़िशन होगी उसे हम कहेंगे इन्वेंटरी ऑफ प्रोपोज़िशन। फिर वो जो आपने नंबर ऑफ प्रोपोज़िशंस मेंशन कर लिए हैं, आप उनको अरेंज करेंगे ऑर्डर एक सीक्वेंस में। अरेंज दिस प्रोपोज़िशन इन सीक्वेंशियल ऑर्डर।
फिर उसकी बेसिस पर आप एक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ थ्योरेटिकल मॉडल प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे एग्जांपल दी है। रिसर्च क्वेश्चन क्या आपके पास, व्हाई मिडिल क्लास फैमिलीज डिक्लाइन इन देयर साइज, कि मिडिल क्लास फैमिलीज का जो नंबर है या उनका जो साइज है वो कम क्यों हो रहा है, इसकी क्या रीजन है। अब इस पर लिटरेचर सर्च आउट किया। लिटरेचर सर्च करने से हमारे पास कौन कौन से इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल्स इकट्ठे हुए हैं। एजुकेशन लेवल ऑफ कपल्स। एजुकेशन लेवल ऑफ कपल्स का मतलब है कि अगर कपल्स एजुकेटेड है तो उनकी जो एज मैरिज के टाइम पर होगी वो ज्यादा होगी, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पर ज़्यादा टाइम लगाया है, फिर उनकी मैरिज टाइम पर एज ज़्यादा होगी। जब एज ज़्यादा है तो उनकी जो वर्किंग वुमेन है वो वुमेन वर्किंग होंगी, क्योंकि वो जॉब सर्च आउट कर रही होती हैं। और रैशनलिज्म एंड एक्सपोज़र टू मैस मीडिया, जिसकी वजह से रैशनलिज्म डेवलप हो सकती है और फिर मैस मीडिया कम्युनिकेशन के साथ एक्सपोज़र ज़्यादा होगा वर्किंग वुमेन का। और उनकी एक्सेसिबिलिटी टू हेल्थ सर्विसेज़, वो अप्रोच हेल्थ सर्विसेज़ की तरफ ज़्यादा होगी, जिससे वो फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस अच्छी कर सकती हैं और मोटिवेटेड होंगी। फिर वो इससे क्या होगा, फर्दर क्या इम्प्रूवमेंट होगी कि वो मोटिवेटेड होंगे, उनके बच्चे भी पढ़े लिखे हों। देन जो शिफ्ट है वो टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिलीज़ होगा, कि पढ़ी-लिखी फैमिलीज़ डेवलप करेंगी, ग्रो अप करेंगी इन द सोसाइटी। और फिर मोबिलिटी ओरिएंटेशन होगी। ये इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल, ये सारे आपके पास वेरिएबल लिटरेचर सर्च से आ गए। अब सेकंड क्या था, डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप आपने इसमें डेवलप करनी है। जैसे भी मैंने एक सीक्वेंस से बताया है, ये सारा वही रिलेशनशिप की डायरेक्शन हो रही है कि हायर एजुकेशन, हायर एज एट मैरिज होगी। हायर द एजुकेशन ऑफ वुमेन, ग्रेटर द चांसेस ऑफ देयर बीइंग करियर वुमेन, वो करियर वुमेन ज़्यादा होंगी। ज़्यादा एजुकेशन होगी, वो रैशनलिज्म ज़्यादा क्रिएट ज़्यादा होगी। और हायर एजुकेशन की वजह से एक्सपोज़र टू मैस मीडिया कम्युनिकेशन ज़्यादा होगा। अगर हायर एजुकेशन होगी, ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी होगी टुवर्ड्स हेल्थ सर्विसेज़। तो ये हायर एजुकेशन के इतने ज़्यादा सारे रोल्स बता दिए हैं यहाँ पर। अब ये एक सीक्वेंस हायरार्की आपके पास आ गई है। अब आप इसकी क्लियर एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। अब आप इसमें से कोई से भी 20 पॉइंट पिक कर लें, जो आप उसको थ्योरेटिकल बेसिस बनाएँगे। फॉर एग्जाम्पल, हायर एजुकेशन हैज़ हायर एज एट मैरिज। अब क्यों ऐसे होता है? अब आप इसकी जो रीज़निंग देंगे, ठीक है? आप इसकी रीज़निंग देंगे कि क्यों ऐसे हो सकता है, ये आपकी थॉट है, ये आपकी ऑब्जर्वेशंस है कि हायर एजुकेशन का हायर एज एट मैरिज के साथ क्या रिलेशन हो सकता है कि जो स्टार्ट में जो जिस एज में 16-17 साल के एज में अगर शादी हो जाती है तो उस एज में तो जो होगी लड़का या लड़की, उसकी एजुकेशन कम होगी। लेकिन अगर वो एजुकेशन की तरफ उसका फ़ोकस है और शादी उसकी नहीं हो रही, तो एजुकेशन गेन करेगा, फिर 2-3 साल उसके करियर डेवलपमेंट में लगेंगे, तो वो सारी एज 20 से एड अप होती जाएगी। और फिर जब मैरिज एज होगी 26-27 साल की अगर उम्र में शादी होती है, तो फिर अब ये हायर एजुकेशन की वजह से एज मैरिज टाइम पर ज़्यादा आ रही है। तो ये आप लॉजिकल रीज़निंग इसकी इस तरह से दे सकते हैं। अब इन्वेंटरी ऑफ प्रोपोज़िशन, इस बेसिस पर आप प्रोपोज़िशंस की इन्वेंटरी एक बनाएँगे, स्टेटमेंट्स लिखेंगे और अरेंज करेंगे उनको इस सीक्वेंशियल ऑर्डर में। फिर आप एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क या मॉडल डेवलप करेंगे। अभी मैंने सिंपल एक ये जो-सी इन्होंने इसमें रीज़निंग दी है, इस एक प्रोपोज़िशन की मैंने उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बना दिया कि हायर एजुकेशन हैज़ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन एज एट मैरिज टाइम। सिमिलरली यहाँ पर एक और एग्जांपल देखिए, वॉलंटरी जॉब टर्नओवर, के जॉब टर्नओवर के जॉब जो छोड़ देते हैं एम्प्लॉइज़, ये किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके लिए इन्वेंटरी ऑफ वेरिएबल्स क्या है, इक्विटी ऑफ पे, पे अगर इक्वल होगी, जॉब कम्प्लेक्सिटी कम होगी और पार्टिसिपेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग ज़्यादा होगी, जिससे जॉब सैटिस्फैक्शन ज़्यादा हो सकती है और फिर जॉब परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी, लेबर मार्केट कंडीशंस अच्छी होंगी, नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करेंगी और कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होंगी, जिससे अल्टरनेटिव फाइंड करना यानी कि कोई और एम्प्लॉइज़ को या स्टाफ और किसी को हायर करना डिक्रीज़ करेगा और इंटेंशंस टू क्विट जॉब छोड़ना की तरफ जो इंटेंशन होगी वो कम होगी और जॉब टर्नओवर कम होगा। अब ये नंबर ऑफ इन्वेंटरी वेरिएबल्स आ गए, आप इनके दरमियान रिलेशनशिप डेवलप करके थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हैं। अप्लाई ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। अब ये तमाम कंपोनेंट्स हम अप्लाई करके फाइनली एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के पर पहुंच जाएंगे। दिस वाज ऑल ऑफ अबाउट चैप्टर 10 एंड चैप्टर 9 एंड 10। मिलती हूँ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।